Power system analysis, online lecture number 11, power flow solutions, that is chapter 9 of our textbook. The contents of today's lecture is the power flow problem. So first of all, we will define the problem, and then we will go towards the methods of solutions in next lectures. For example, Gauss-Seidel method, Newton-Raphson method, decoupled and fast decoupled methods. But in today's lecture we will only discuss the power flow problem, and there is an example related to the power flow problem, which is example 9.1. So power flow studies are of great importance in planning and designing of the future expansion of power systems as well as and determining the best operation of the existing systems. ठीक है, पावर फ्लो स्टडीज़ के दो ग्रेट इंपॉर्टेंस है। एक है कि फ्यूचर के लिए जब प्लानिंग करनी हो, डिज़ाइनिंग करनी हो, कोई लाइन बिछानी है नहीं या एग्जिस्टिंग लाइन के अंदर एक्सटेंशन करनी है उसके हवाले से, और सेकेंडली ठीक है, जो एग्जिस्टिंग आपके पास सिस्टम है उसके ऑप्टिमाइज्ड वे से उनको ऑपरेट करने के लिए, यानी बेस्ट पॉसिबल ऑपरेशन को फाइंड आउट करने के लिए पावर फ्लो को पढ़ा जाता है। The principal information obtained from a power flow study is the magnitude and phase angle of the voltage at each bus and the real and reactive power flowing in each line. ठीक है, चार चीज़ें हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, ठीक है, वी हो गई। ठीक है, चार पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है पावर फ्लो के प्रॉब्लम में। ठीक है, वी, और उसके बाद फेज एंगल ऑफ द वोल्टेज, ठीक है, दैट इज़ हम उसको गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से भी कर सकते हैं। और थर्डली रियल पावर, जिसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी एंड इट्स यूनिट इज़ वाट, मेगावाट, किलोवाट। एंड द थर्ड वन इज़ रिएक्टिव पावर फ्लोइंग इन ईच लाइन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ठीक है, और इसका यूनिट है वार्स, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, किलो वार्स, मेगा वार्स, एट्सेट्रा। तो ये चार पैरामीटर जो है हमारे पास पावर फ्लो स्टडीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर स्टैंड कर रहा है। Either the bus self and mutual admittances which compose the bus admittance matrix are the driving point, and the transfer impedances which compose the bus may be used in solving the power flow problem. ठीक है, हम इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, वाई बस, जिसको हम ऑलरेडी चैप्टर 7 में कवर कर चुके हैं, कि उसके डायगोनल के ऊपर जो एडमिटेंसेस होते हैं, दीज आर सेल्फ एडमिटेंसेस, और जो उनके ऑफ डायगोनल पे होते हैं उनको हम म्यूचुअल एडमिटेंसेस कहते हैं। ठीक है, या तो इसके ज़रिए हम इन चार चीज़ों के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर अननोन वोल्टेजेस को फाइंड आउट करना है तो हमने वाई बस को यूज़ करना है, या हम एम्पिडेंस के बस को जी बस को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा नहीं है। इस वजह से हम we will confine our study to methods using admittances। हम वाई बस के ऊपर जाएंगे और उसके ज़रिए उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो चार पैरामीटर्स हैं पावर फ्लो स्टडीज़ के इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, या कोई और भी ड्राइविंग पॉइंट हो सकता है जो कि हमारा रिलेटेड नहीं है इस टॉपिक के साथ। द स्टार्टिंग पॉइंट इन obtaining the data which must be furnished to the computer is the single line diagram of the system। सबसे पहले होता क्या है कि कोई सिंगल लाइन डायग्राम आप प्रोवाइड करते हैं कोई सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, जिस तरह एन के अंदर है पीसीसी, पावर सिस्टम सोल्यूशन, पीएसएसई, पावर सिस्टम सोल्यूशन फॉर इंजीनियर्स, या इस तरह और भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जिसके अंदर आप सिंगल लाइन डायग्राम उसके अंदर पुट करते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आप डालते हैं, वहाँ से आपको फ़ौरन वाई बस मिल जाती है, या पावर फ्लो की जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जिसके अंदर अननोन स्टेट वेरिएबल्स वी और गेमा है, यानी एंगल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज, द कंप्यूटर प्रोग्राम कैन सॉल्व फॉर यू इजीली। Transmission lines are represented by their phase nominal pi equivalent circuits like that shown in the figure। अगले स्लाइड के ऊपर यही फिगर मैंने ड्रा किया हुआ है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये डिस्कस्ड है। हमने नहीं पढ़ा, इस वजह से इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ है कि ट्रांसमिशन लाइंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पर फेज नॉमिनल पाई इक्विवेलेंट सर्किट से।
सो इस फिगर को आप देखें, दैट इज 6.7 फिगर, नॉमिनल पाई सर्किट ऑफ अ मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, पावर सिस्टम ट्रांसमिशन के अंदर आपने शायद पढ़ा हो भी हो, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एक होती है, एक लॉन्ग होती है, एक मीडियम होती है। तो दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेंडिंग एंड करंट है और यहाँ पे रिसीविंग एंड करंट है। सिमिलरली सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज, और यहाँ पे सीरीज में इम्पिडेंस है Z, which is composed of R plus XL, and here is a shunt admittance इसको कहते हैं, जो कि चार्जिंग करंट की वजह से ये डेवलप होता है लाइन टू लाइन, यानी कंडक्टर्स के दरमियान या कंडक्टर्स टू ग्राउंड के दरमियान। तो हम कैसे पर फेज रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन को, ये मेंशन है इस फिगर के अंदर। फॉर ईच लाइन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फॉर द सीरीज एम्पिडेंस, जी की जो वैल्यू है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कोई गिवन होती है या कैलकुलेट करनी पड़ती है। इन द टोटल लाइन चार्जिंग एडमिटेंस वाई, usually in terms of line charging megawatts at nominal voltage of the system are necessary so that the computer can determine all the elements of the in cross in bus admittance matrix, of which the typical element yij is given in figure 9, equation 9.1। ठीक है, बिफोर गोइंग टू डिस्कस इक्वेशन 9.1, इस पूरे थ्योरी का मकसद क्या है कि हमारे पास कोई एक इन क्रॉस इन ठीक है नोड्स हैं, फॉर एग्जांपल इन क्रॉस इन बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बन गई है वाई की जो डायमेंशंस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमें एम्पिडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, कोई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़, और उसके अलावा वाई की भी ज़रूरत पड़ती है, लाइन चार्जिंग एडमिटेंस जो है। तो जब उनको पुट करते हैं तो वी विल गेट और रिक्वायर्ड सोल्यूशन थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम। और यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई आई जे जो हमारे पास कोई बस एडमिटेंस है उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और उसके अलावा एक एंगल होती है उसकी। दिस इज़ रिप्रेजेंटेड इन पोलर फॉर्म जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उसके अलावा दिस इज़ रिप्रेजेंटेड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स cos थीटा प्लस जे साइन थीटा के फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और यहाँ पे दिस इज़ जी इज़ फॉर कंडक्टेंस, ठीक है, विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ससेप्टेंस विच इज़ रिप्रेजेंट रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। जिस तरह हमारे पास z होता है, z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स एल या जे एक्स आई जे किसी भी उस तरह रिप्रेजेंट करें, एक c से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी एम्पिडेंस जो होता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस, और यहाँ पे जो एडमिटेंस है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ उसको हम लिख सकते हैं कंडक्टेंस प्लस ससेप्टेंस। सो अदर इसेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स, ट्रांसफार्मर रेटिंग्स का भी बताया जाता है आपको फर्स्ट वन लाइन डायग्राम के अंदर, एंड एम्पिडेंसेस का भी बताया जाता है। ठीक है, शंट कैपेसिटर्स जो इंस्टॉल होते हैं जगह जगह उनके रेटिंग्स का भी बताया जाता है, और उसके अलावा ट्रांसफार्मर टैप सेटिंग्स का भी बताया जाता है। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होते हैं। In advance of each power flow study, certain bus voltages and power injections must be given known values is discussed below। हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमें कुछ वैल्यूज़ चाहिए होते हैं बिफोर गोइंग टू सॉल्व द पावर फ्लो प्रॉब्लम। उसके अंदर हमारे पास कुछ बसेस के वोल्टेजेस का हमें पता होना चाहिए, और उसके अलावा हमें पावर इंजेक्शन का पता होना चाहिए, पी का और क्यू का एट्सेट्रा जितनी भी ये टर्म्स हैं। So, the voltage at a typical bus I of the system is given in polar coordinates by V, हमारे पास किसी भी नोड के ऊपर या बस के ऊपर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड एंड एंगल है, और उसका अलावा उसको रेक्टेंगल फॉर्म में जब लिखा गया तो इट इज़ cos gamma प्लस j sin gamma। So, and the voltage at another bus J is similarly written by changing the subscript from I to J। Similarly हम इसको किसी और पे अगर लेना चाहते हैं तो इट विल बिकम वाई जे। द नेट करंट इंजेक्टेड इनटू द नेटवर्क इट बस आई इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट्स वाई एन ऑफ वाई बस इज गिवन बाय द समेशन। ठीक है, जब जितनी भी करंट की इंजेक्शन होती है डिफरेंट बसेस के ऊपर तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई इज इक्वल टू वाई इंटू वी, वही हमारे पास इक्वेशन है, प्लस वाई आई टू वी टू प्लस अप टू वाई आई एन वी एन। जितनी भी इन नंबर ऑफ बसेज हैं
उन सब को हम सम अप करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडमिटेंस विद द बस वोल्टेज फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 अप टू n। फॉर एग्जांपल अगर 10 बसेज हैं तो इट विल बी इक्वल टू 1 अप टू 10। तो सब को मिला के हमारे पास नेट करंट जो इंजेक्ट होती है सिस्टम के अंदर उसकी वैल्यू आ जाती है। लेट पी आई एंड क्यू आई डिनोट द नेट रियल पावर and reactive power entering the network at bus I, then the complex conjugate of the power injected at bus I is, ठीक है, जो हमारे पास एक्टिव और रिएक्टिव पावर होते हैं बसेस के ऊपर उनका भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि इंजेक्ट कितनी हो रही है और उसके अलावा ड्रा कितनी हो रही है, यानी डिमांड कितनी है और जनरेशन कितनी है। तो वी कैन राइट इट इन कम्प्लेक्स कंजुगेट फॉर्म पी आई माइनस जे क्यू, जिस तरह इसके वैल्यू वी आई साइन थीटा के बराबर है, दैट इज़ वी आई कॉस थीटा के बराबर है। सो हम लिख सकते हैं कि वी को कॉमन लें तो दैट इज़ आई की जगह हम ये वाली वैल्यू वी आई पी, दोनों पी बराबर है पी और क्यू अब वी आई के, तो हम उसको एंगल को नहीं ले रहे अभी यहाँ पे। तो यू कैन सी दैट आई इज़ पुटेड लाइक दिस, 9.3 को यहाँ पुट किया गया है इन टर्म्स ऑफ आई multiplied with vi. So in which we substitute from equation 9.1, ये वाला इक्वेशन रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वाई आई जे इज इक्वल टू ससेप्टेंस और कंडक्टेंस, और यहाँ पे आप एंगल्स को देख सकते हैं। और सिमिलरली 9.2 जो वोल्टेज का इक्वेशन है उसका भी कोई एंगल और मैग्नीट्यूड गिवन है। सो पिछले इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो वहाँ पे v मल्टीप्लाइड विद आई था, आई की जगह वो समेशन वाला था पूरा, ठीक है। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो वी आई एंड वी इन टोटल इन बस के ऊपर जो वोल्टेज की वैल्यू है और उसके अलावा किसी खास बस आई के ऊपर है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इक्वेशन जो है ये एक्चुअली नॉन लीनियर बन जाता है और उनके एंगल आई एन का कोई एंगल आ जाएगा, ठीक है, और उसके अलावा गेमा आई गेमा एन माइनस गेमा आई, यानी वोल्टेज का एंगल जो है फेज एंगल ऑफ द वोल्टेज इट बस एन माइनस फेज एंगल ऑफ द वोल्टेज इट बस आई, दोनों को यहाँ से लिया गया है बस आई के लिए और बस एन के लिए। सो एक्सपेंडिंग दिस इक्वेशन एंड इक्वेटिंग रियल एंड रिएक्टिव पावर पार्ट्स वी ऑब्टेन पी आई को हम अलग से लिखते हैं कॉस थीटा के साथ, थीटा की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ जाएगी वी आई कास थीटा। तो यहाँ पे हम चूँकि हमारे पास वी आई की जगह ये पूरा टर्म है इस वजह से ये आ जाएगा, और क्यू की जगह माइनस, ठीक है, और उसके अलावा मैग्नीट्यूड की वैल्यू और जे साइन थीटा वाली वैल्यू आ जाएगी। सो इक्वेशंस 9.6 एंड 9.7 इन दो की बात कर रहे हैं, एक्टिव पावर की और रिएक्टिव पावर की, कॉन्स्टिट्यूट द पोलर फॉर्म ऑफ द पावर फ्लो इक्वेशंस। तो इनको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ पावरफुल इक्वेशन फॉर एक्टिव पावर, दिस इज़ अ पावरफुल इक्वेशन फॉर रिएक्टिव पावर, ठीक है, और ये पोलर फॉर्म के अंदर गिवन है अभी। दे प्रोवाइड कैलकुलेटेड वैल्यूज़ फॉर द नेट रियल पावर पी आई एंड reactive power QI entering the network a typical bus I। आगे आपको समझ आती जाएगी चीज़ों की, यहाँ पे सिर्फ हम मैथमेटिकली उनको देख रहे हैं कि V की क्या इक्वेशन है, Y की क्या है, P Q, ठीक है, और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और फेज एंगल क्या क्या है, ये सारे इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं। सो नाउ लाइक वाइज फॉर, अच्छा यहाँ पे देखें ये हमारे पास दो फिगर्स हैं, नोटेशन फॉर एक्टिव पावर, ये देखें फिगर 9.1 ए के अंदर दिस यहाँ पे कोई जनरेशन हो रही है पावर की, यहाँ पे नोड आई है, एक्टिव पावर को लिया गया है। इन पार्ट बी रिएक्टिव पावर इट अ टिपिकल बस आई इन पावर फ्लो स्टडीज़, यहाँ पे रिएक्टिव पावर की जनरेशन है, दिस इज़ नोड आई। सो लेट पी जी आई कौन सा है, दिस इज़ पी जी आई जनरेटेड एक्टिव पावर, the scheduled power being generated at bus I and PDI is the demand, ठीक है, power of active power at node I denote the scheduled power demand of the load at that bus, ठीक है। इन दो टर्म्स की आपको समझ आ गई कि एक स्केजुअल डिमांड है फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट, तो 5 किलोवाट ही जनरेशन आप करेंगे,
लेकिन चूंकि डिमांड अपर नीचे हो सकता है, इस वजह से मैच जो है आ सकती हैं बीच में। देन पी आई स्केजुअल क्या हो जाएगा, पी जी, यहाँ पे पी आई जितनी इस नोड के अंदर फ्लो करेगी तो दिट मस्ट बी इक्वल टू दिस वन जनरेटेड माइनस पे डिमांड। अगर कोई नहीं है तो ज़ीरो वैल्यू फ्लो करेगी, अगर कोई वैल्यू मैच में चल जाती है तो स्केजुअल पावर यहाँ पे फ्लो करेगी। इज द नेट स्केजुअल पावर बीइंग injected into the network at bus I is illustrated in figure 9.1a. Denoting the calculated value of Pi by Pi calculated uh, leads to the definition of mismatch del Pi, and change in power at node I is the scheduled value minus the calculated value. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए del Pi change in the या mismatch in the active power at node I is equal to scheduled power, जो यहाँ पे scheduled था, ठीक है, माइनस calculated. Calculated कहाँ से हमें मिलेगी, from both these two generated and demand values, which is P scheduled is equal to this one minus Pi calculated. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी हमेशा आपने उसको mismatch के अंदर लिखना है. Similarly, likewise फॉर द रिएक्टिव पावर के लिए क्या होगा, एट बस आई, यहाँ पे देखिए सिमिलरली जनरेटेड रिएक्टिव पावर और यहाँ पे डिमांड ऑफ रिएक्टिव पावर, यहाँ पे स्केजुअल्ड या स्केजुअल्ड रिएक्टिव पावर एट नोड आई. सो डेल क्यू आई mismatch in the reactive power at node I is equal to scheduled minus calculated, and this one minus calculated values. इन scheduled कितना है और calculated रियल टाइम में इसकी वैल्यू कितनी है, जो कि इक्वल है जनरेटेड माइनस डिमांड माइनस कैलकुलेटेड, इक्वेशन 9.9. Mismatches occur in the course of solving a power flow problem when calculated values of Pi and Qi do not coincide with the scheduled values. जाहिर बात है जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तब जाके mismatches आएंगे. If the calculated values Pi calculated, Qi calculated, जो previous slide पे हमने देखा, match the schedule values perfectly, then we say that the mismatches are zero. जाहिर बात है दोनों इक्वल होंगे यहाँ पे, that will become equation 9.10. उनके वैल्यूज इसके भी दोनों की ज़ीरो हो जाएंगी. as we shall see in next section, the function gi and gi are, यहाँ पे उनको जब ज़ीरो होंगे तो उनको gi प्राइम और gi डबल प्राइम यानी एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के अंदर जो मिसमैच है पावर बैलेंस का इक्वेशन जी के स्मॉल जी के टर्म में लिखा गया है. For writing certain equations involving the mismatches, change del Pi and del Qi. If bus I has no generation or load, the appropriate terms are set equal to zero in equation. जाहिर बात है जब जनरेशन और लोड है ही नहीं, स्लेक बस है, उसको हम जीरो की इक्वल सेट करते हैं. Each bus of the network has two such equations, and the power flow problem is to solve these two equations for the values of unknown bus voltages which cause these equations to be numerically satisfied at each bus. ठीक है, जितनी भी डिस्कशन है कि अगर हम अननोन बस वोल्टेजेस फाइंड आउट करना चाहें जो कि इक्वेशन नंबर 9.67 के अंदर है, जो कि कॉज करते हैं 9.10 और 11 इक्वेशंस. सो इफ there is no scheduled values for bus I, then the mismatch is equal to cannot be defined, and there is no requirement to satisfy the corresponding equation in the course of solving the power flow problem. ठीक है, अगर स्केजुअल पावर है ही नहीं तो फिर इन सारे प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है मिसमैच वाली को फाइंड आउट करने के लिए. सिमिलरली एफ क्यू इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अगेन इट इज़ डज नॉट हैव टू बी सेटिस्फाइड. 4 potentially unknown quantities associated with each bus I are, 4 क्वांटिटीज पहले मैं बता चुका हूँ. हमारे पास एक्टिव पावर P, रिएक्टिव पावर Q, बस वोल्टेज एंगल गेमा एंड वोल्टेज मैग्नीट्यूड V. ये 4 हर नोड पे आपको चाहिए होते हैं. ठीक है, कुछ को हमने फाइंड आउट करना होता है, कुछ गिवन होते हैं. At most there are 2 equations like on the previous slide equations available for each node, and so we must consider how the number of unknown quantities can be reduced to agree with the number of available equations before beginning to solve the power flow problem. The general practice in power flow study to identify 3 types of the buses in the net. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बस, बिकॉज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बसेज हैं. एक लोड बस है, एक जनरेटर बस है, एक स्लैक बस होता है.
तो हमने इनको फाइंड आउट करना होता है। इट ईच बस आई 2 ऑफ द 4 क्वांटिटीज़, 4 में से 2 क्वांटिटीज़ नोन होते हैं एंड द रिमेनिंग 2 आर कैलकुलेटेड। स्पेसिफाइड क्वांटिटीज़ आर चूजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डिस्कशन। अब सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट में है लोड बसेज। इट ईच नॉन जनरेटर बसेज कॉल्ड अ लोड बस। बोथ ये दोनों गिवन होते हैं कि लोड कितना है इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। अगर पी गिवन है, ठीक है, क्यू आर जीरो एंड द रियल पावर डी आई डिमांड इक्विटी पावर ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम बाय द लोड, नेगेटिव इनपुट्स टू द सिस्टम आर नोन फ्रॉम द हिस्टोरिकल डेटा। जाहिर बात है हमें पता होता है हिस्टोरिकल डेटा से या लोड फोरकास्ट वाले डेटा से या मेजरमेंट से कि डिमांड कितनी होगी तो एक्टिव पावर की। तो जब एक्टिव पावर की डिमांड का पता चल जाता है तो हम रिएक्टिव पावर का अगर गिवन नहीं भी है, पहले तो गिवन होती है, नहीं भी गिवन है तो हम पावर फैक्टर मल्टीप्लाई करके 0.85 स्टैंडर्ड है या 9.9, उसके बाद क्यू की वैल्यू आ जाती है। अ लोड बस आई इज ऑफन कॉल्ड पी क्यू बस। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, लोड बस को हम पी क्यू बस कहेंगे, ठीक है, लोड बस या पी क्यू बस। तो इन टर्म्स को सिनोनिम में हम यूज़ करेंगे। because the scheduled power is equal to minus di and q is equal to minus di are known as and mismatches can be defined. The corresponding equation are then explicitly included in the statement of the power flow problem and two unknown quantities. ठीक है, हमें लोड बस का पता चल गया, वो जिनके ऊपर लोड कनेक्टेड है, जनरेटर कनेक्टेड नहीं है, वहाँ पे दो क्वांटिटीज़ हमें गिवन होती हैं, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर पी एंड क्यू, और दो हमने फाइंड आउट करनी है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज एंड फेज एंगल ऑफ द वोल्टेज। सेकंड पे है हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल्ड बस या जनरेटर बसेस। एनी बस ऑफ द सिस्टम एट विच द वोल्टेज मैग्नीट्यूड kept constant is said to be voltage control. At each bus to which the generator is connected, the megawatt generation can be controlled by the adjusting the prime mover and the voltage magnitude can be controlled by the generator etc. आपको पता है कि जनरेटिंग यूनिट कैसे बनते हैं, बॉयलर होता है, बॉयलर के ऊपर टरबाइन होते हैं, और उसके बाद सिंक्रोनस जनरेटर्स होते हैं। तो जब हमने वोल्टेज को कंट्रोल करना हो तो हम सिंक्रोनस जनरेटर की एक्साइटेशन को कम या ज़्यादा करते हैं। शायद आपने ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल के अंदर पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आके पीएसओसी के अंदर, प्रोसेस ऑपरेशन कंट्रोल में। या अगर मेगावाट की जनरेशन कंट्रोल करनी है तो हम क्या करेंगे, इनपुट बढ़ाएंगे, जो हमारे पास टरबाइन है या प्राइम मूवर है, यहाँ पे प्राइम मूवर लिखा गया है जो कि टरबाइन होती है एक्चुअली, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं वोल्टेज। इस वजह से इसको वोल्टेज कंट्रोल बसेस कहते हैं। देयरफॉर एट ईच जनरेटर बस आई वी में प्रॉपरली स्पेसिफाई PGI and VI. With PDI also known, we can define del PI according to equal generator reactive power required कैन नॉट बी नॉन एडवांस। ठीक है, ये पूरी डिस्कशन आप पढ़ लें। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई, इसको हम PV भी कहते हैं, ठीक है, जनरेटर बस को PV बसेस भी कहते हैं, दोनों का हमें पता होता है। फॉर ऑब्वियस रीजन जनरेटर बस इज यूजुअली कॉल्ड अ वोल्टेज कंट्रोल्ड और PV बस। वही बात जो मैंने आपसे कही, एक हमारे पास लोड बस आ गया नंबर 1 में, दैट इज PQ बस। सेकंड पे हमारे पास PV बस आ गई। सर्टेन बसेस विदाउट जनरेटर में है वोल्टेज कंट्रोल। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिस तरह हमारे पास फ्लेक्सिबल AC फैक्ट्स जो डिवाइसेज हैं, फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम्स डिवाइसेज, उनके जरिए भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे जनरेटर ना भी हो, ठीक है, उसको भी हम वोल्टेज कंट्रोल बस कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रियल पावर जनरेशन जो है वो उनकी वैल्यू ज़ीरो होगी। और थर्ड नंबर पे है स्लैक बस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस बस भी इसको कहते हैं, स्विंग बस भी इसको कहते हैं, लेकिन इस बुक में स्लैक बस कहा गया है। फॉर कन्वीनियंस थ्रू आउट दिस चैप्टर बस 1 इज ऑलमोस्ट, बस 1 को ही हम स्लैक बस लेंगे कन्वीनियंस के लिए। और उसके अंदर ऊपर हमारे पास क्या होता है, द वोल्टेज का एंगल, और उसके अलावा बस जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का, इन दोनों को हम 1 एंड 2 एंगल ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम 0 लेते होते हैं, ठीक है, इज द रेफरेंस एंगल 0 डिग्री लेते हैं। P एंड Q को हमने फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, सो वोल्टेज मैग्नीट्यूड इज स्पेसिफाइड, ठीक है। तो वी कैन सॉल्व बोथ दीज इक्वेशन। दिस इज ऑल अबाउट स्लैक बस। Now, to understand why P1 and Q1 are not scheduled at the slack bus, consider that each of the n buses of the system in equation similar to can be written by letting I range from 1 to n. When the resulting inequations are added together, we obtain, ये हमारे पास 9.10 है, इसकी तरह लेके जा सकते हैं। रियल पावर जो लॉसेज हैं that is equal to टोटल यानी फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 अप टू n, जितनी भी जनरेशन हो रही है एक्टिव पावर की, इज इक्वल टू जनरेशन माइनस टोटल डिमांड। लॉसेज जो आते हैं, लॉसेज कहाँ कहाँ पे होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी होते हैं जिसको हम I² R लॉसेज कहते हैं, या ट्रांसफार्मर्स के अंदर भी लॉसेज होते हैं, ठीक है, उनको हम
अगर लॉसेस को फाइंड आउट करना चाहें तो वी कैन फाइंड आउट जनरेशन कितनी हो रही है और लोड को टोटल लोड कितना है, तो जितनी भी मिसमैच की वैल्यू आएगी दैट विल बी PL. So the individual currents in the various transmission lines of the network cannot be calculated until after the voltage, magnitude, angle and angle are known at every bus of the system. Therefore PL is initially unknown. पहले हमें पता नहीं होता, ठीक है, जनरेशन और लोड सारे बसेस के ऊपर. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्री स्पेसिफाई ऑल द क्वांटिटीज इन द समेशंस ऑफ इक्वेशन. इस वजह से आखिर में हम फाइंड आउट कर सकते हैं लॉसेस को. So this was all about the three buses. Uh, in the formulation of the power flow problem, we choose one bus, the slack bus, at which PG is not scheduled or otherwise specified. After the power flow problem has been solved, the difference between the total specified P going into the system, all the other buses in the total P plus I square all losses assigned to the slack bus. For this reason, a generator bus must be selected as the slack bus. The difference between the total megawatts. ठीक है, इस डिस्कशन को खुद पढ़ लें. जिस तरह हमने PI के लिए फाइंड किया, इस तरह रिएक्टिव पावर के लिए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इक्वेशन इज satisfied on individual bus basis by satisfying the previous two equations in the course of solving the powerful problem. Individual KI can be calculated from this equation. ठीक है, पूरे स्टेटमेंट है, थ्योरी है कि P और Q को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. Thus the quantity on the left hand side of equation, इसकी बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिखा गया है. accounts for the combined megawars, वहाँ पे मेगावाट्स थे, यहाँ पे मेगावार्स हैं, associated with the line charging, shunt capacitor and reactors installed at the buses. ठीक है, रिएक्टर पावर ज़ाहिरी बातें है कहाँ कहीं पे हमें अब्जॉर्ब करने की ज़रूरत होती है, जिस तरह शंट रिएक्टर इंस्टॉल करते हैं, या कहीं पे सिस्टम के अंदर इंजेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह हमारे पास शंट कैपेसिटर्स है. और ये नेचुरल बात है कि रिएक्टिव पावर के लॉसेस होते हैं सिस्टम के अंदर. ठीक है, इस वजह से उनको बैलेंस रखने के लिए हम यहाँ इंजेक्ट करते हैं, उसको अब्जॉर्ब करते हैं, और उसको I²X लॉसेस भी कहते हैं. पिछले वाला जो रेजिस्टेंस की वजह था I²R लॉसेस, और ये रिएक्टेंस की वजह से I²X losses. The unscheduled bus voltage, magnitude and angles in the input data of the power flow study are called state variable. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आ गया. डिपेंडेंट वेरिएबल्स या स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और उसके अलावा एंगल, ये हमारे पास इनको स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं. इनपुट डेटा सिंस देयर वैल्यूज विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम, इस वजह से इसको स्टेट वेरिएबल कहते हैं. Depend on the quantities specified at all the buses. Hence, the powerful problem is to determine values for all state variables by solving an equal number of powerful equations. जितने number of variables होंगे उतने number of equations बनेंगे. If there are n G voltage controlled buses, not counting the slack bus, in the system of n buses, generator buses हो गए, total buses हो गए, there will be 2n minus ng minus 2. ये टेबल 9.1 के अंदर बड़ी डिटेल से गिवन है, इसको के इक्वेशन कैसे आ जाता है. इक्वेशंस टू बी सॉल्व, इन जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगे. स्टेट वेरिएबल्स अगर 2n माइनस एन जी माइनस 2 है तो यहाँ पे 2n माइनस एन जी माइनस 2 इक्वेशंस बनेंगे. यू कैन सी फ्रॉम हेयर टेबल 9.1 समरी ऑफ पावर फ्लो प्रॉब्लम. यहाँ पे आप देख सकते हैं बस टाइप स्लैक बस को I इक्वल टू 1 से रिप्रेजेंट किया. जब एक बस की वैल्यू निकल गई तो क्या हो गया, वोल्टेज कंट्रोल बसेस कितने रह गए, 2 से स्टार्ट होगा. ठीक है, इज इक्वल टू 2 एंड टू एन जी प्लस 1, यानी जितने भी जनरेटर है प्लस एक ही हो जाएगा. और लोड के बसेस क्या होंगे, ये +2 हो जाएंगे, एन जी प्लस 2, क्योंकि बाकी यहाँ से आ गई वैल्यू और यहाँ से भी एक किया तो +2 इस वजह से आ जाते हैं. सो नंबर ऑफ बसेस, स्लैक बस एक ही होता है, और वोल्टेज कंट्रोल बसेस एन जी से रिप्रेजेंट करते हैं. टोटल माइनस जनरेटेड माइनस स्लैक बस इज इक्वल टू लोड बसेस. वेरिएबल कौन से होते हैं, क्वांटिटी स्पेसिफाइड जो गिवन होते हैं स्लैक बस के ऊपर, मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ वोल्टेज, और जनरेटर बस के ऊपर पीवी, और लोड बस के ऊपर पी क्यू स्पेसिफाई होते हैं. नंबर ऑफ इक्वेशंस स्लैक बस का कोई नहीं, एन जी जनरेटर इक्वेशन. ठीक है, नंबर ऑफ इन सबको देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, नंबर ऑफ इक्वेशन, ये दोनों इक्वल आते हैं. जितने भी स्टेट वेरिएबल फाइंड आउट करने उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगे. So once the state variable have been calculated, the complete state of the system is known, and all other quantities which depend on the state variable can quantities such as P and Q and but ठीक है, इस theory को आप खुद पढ़ें. The functions P and Q non-linear functions, जाहिर बात है वहाँ पे V 2 बार आ जाता है तो स्क्वायर आ जाएगा V एक किस्म का, तो जब स्क्वायर आ जाती है it becomes non-linear. Hence power flow calculations usually employ iterative technique.
इस वजह से हम सिंपल टेक्निक्स के ऊपर नहीं जा सकते, एट्रेशन के ऊपर जाते हैं। गॉस सिडल मेथड है हमारे पास, न्यूटन राउसन मेथड है, ठीक है, विच आर डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। द न्यूटन राउसन मेथड सॉल्व्स द पोलर फॉर्म को सॉल्व करते हैं, और गॉस सिडल जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म या कम्प्लेक्स वेरिएबल फॉर्म में सॉल्व करते हैं पावर फ्लो इक्वेशन until the del P and del mismatches all buses fall within a specified tolerance। वहाँ पे हम कोई टॉलरेंस डिफाइन करते हैं 0.5 0.1 एक्सेट्रा। और गॉस सिडल का भी ऐसे ही है, आइट्रेशन होती है कि until sufficiently small value आ जाए from one iteration to another। both methods are based on bus admittance equation। सो इसके ऊपर एक एग्जांपल है, एग्जांपल 9.1, इसको हम इंशाल्लाह लाइव सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपको सिर्फ उससे पता चलेगा कि नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स को हम कैसे, हमें पता चलता है, और उसके अलावा नंबर ऑफ इक्वेशन से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन टुडेज लेक्चर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस स्टेवेंसन बुक विच इज़ अवर टेक्स्ट बुक। थैंक यू वेरी मच।